गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है एक शार्प राइज विटनेस कर रहा है डिजिटल फ्रॉड्स में, खासकर जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स होते हैं उसकी वजह से मैसिव फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं और डिजिटल पेमेंट्स पे ट्रस्ट इरोड हो रहा है। तो एक हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, और उन्होंने कुछ सिस्टमिक सोल्यूशंस दिए हैं। तो इन्होंने जो है, पहले तो हम समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स होते क्या हैं। फ्रॉडस्टर जो हैं लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स की तरह इम्पर्सोनेट करके वीडियो कॉल्स करते हैं विक्टिम्स को, और उनको फेक आईडीज़ या अरेस्ट वारंट्स दिखाकर थ्रेटन करते हैं कि आपको अरेस्ट किया जाएगा। विक्टिम्स जो है उनको साइकोलॉजिकल प्रेशर में रखा जाता है बहुत घंटों तक, और उनको फिर कहा जाता है बाद में कि आप पैसा दोगे अगर तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो विक्टिम्स जो हैं अक्रॉस इंडिया लगभग 3,000 करोड़ रुपए जो है वो इसमें लूज़ कर चुके हैं अभी तक। तो क्या प्रपोजल्स दिए गए हैं इस डिपार्टमेंटल कमेटी द्वारा? तो इन्होंने कहा है कि एक किल स्विच बनाया जाए, मतलब एक इमरजेंसी बटन हो यूपीआई ऐप्स में ही एम्बेडेड, जिससे कि सभी बैंकिंग या पेमेंट एप्लीकेशंस जो है वो अकोमोडेट करे। और एक बार अगर इसको एक्टिवेट कर दिया तो सभी बैंकिंग या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है इंस्टेंटली फ्रोज हो जाएंगी। और ये क्रिएट करने इसका एम है कि लास्ट माइल कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्रिएट किया जाए और रियल टाइम इंटरवेंशन हो फ्रॉड सिनेरियोज में। और सिस्टम्स को एक्सप्लोर किया जाए कि आइडेंटिफाई करें वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को, ताकि इंस्टेंट स्प्लिटिंग ऑफ फंड्स जो है इनटू मल्टीपल म्यूल अकाउंट्स अलाउ ना किया जा ना हो सके। एक प्रपोजल है कि इंश्योरेंस कवरेज भी दी जाए फ्रॉड रिलेटेड लॉसेस के लिए बैंकिंग में। तो जो ये आईडीसी थी, ये स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ने चेयर किया था, और उसमें कई मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे। अब अगर हम देखें तो आरबीआई ने ऑब्जर्व किया कि 23,000 प्लस फ्रॉड केसेस हुए हैं, जिसमें कि 34,000 करोड़ से ज़्यादा जो है वो 2024-25 में जो है वो इंडिया में लूज़ हुआ है लोगों द्वारा। आरबीआई का जो पेमेंट विजन रिपोर्ट है वो भी कह रहा है कि एक तरह से डिजिटल पेमेंट प्रोटेक्शन फंड बनाया जाए जो सिक्योरिटी कवर दे डिफ्रॉडेड कस्टमर्स को। अब इंश्योरेंस पूल मॉडल बनाने की बात की जा रही है, जो कि कंट्रीब्यूशंस जिसमें कि बैंक से, इंश्योरर्स से या फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से भी सपोर्ट जिसमें जाए। एक तरह से आप जैसे टेररिज्म इंश्योरेंस पूल्स होता है कई कंट्रीज़ में, वैसा बनाने का प्रोग्राम है। ये स्ट्रक्चर हेल्प करेगा मैनेज करने के लिए टेल रिस्क और प्रीमियम्स को अफोर्डेबल भी रखेगा। अब चैलेंजेस क्या हैं इसके? मिसयूज़ या एक्सीडेंटल ट्रिगरिंग हो सकता है किल स्विच का। अगर आप जो है यूनिफॉर्म अडॉप्शन की ज़रूरत है अक्रॉस बैंक्स, यूपीआई प्लेटफॉर्म्स और फिनटेक ऐप्स। और अगर आप इंश्योरेंस दे दोगे तो कंज्यूमर अपनी विजिलेंस थोड़ी कम कर देगा कि चलो इंश्योरेंस तो है ही है। आरबीआई, आईआरडीए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंक्स को सबको सिंक में काम करना पड़ेगा। करंट साइबर इंश्योरेंस जो है वो इनएडिक्वेट है सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए फ्रॉड्स को। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन एप्पल्स। टॉपिक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा है सेंटर को कि इंपोर्ट ड्यूटी को रेज किया जाए फॉरेन एप्पल्स पर, 50% से बढ़ाकर 100% किया जाए, और एक सीजनल बैन इम्पोज किया जाए इंपोर्ट्स ऑफ एप्पल्स पर फ्रॉम जुलाई टू नवंबर, ताकि लगभग 2.5 लाख एप्पल फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। एप्पल जो है वो लगभग 80% ऑफ स्टेट के फूड आउटपुट को केटर करते हैं। सेंटर का ये डिसीजन इसलिए आ रहा है क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी को कट किया जाएगा न्यूजीलैंड के एप्पल्स पर, जो 50% थी उसको 25% किया जाएगा अप्रैल से अगस्त के टाइम पीरियड पर, एज पर इंडिया न्यूजीलैंड का जो एफटीए साइन हुआ है। जम्मू कश्मीर ने भी सिमिलर कंसर्न्स रेज किए हैं। तो एक कोटा सिस्टम के अंदर न्यूजीलैंड के एप्पल्स पर 50% से कम करके 25% जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी 32,500 टन तक के जो है एप्पल्स पर पहले साल में, जिसको बढ़ाकर 45,000 MT कर दिया जाएगा बाय 6th ईयर। तो इम्पोर्ट जो है उनको मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस भी रखना होगा, और शिपमेंट्स बियॉन्ड दिस कोटा जो है उनको ऑटोमेटिकली 50% ड्यूटी ही लगेगी। तो इंडिया ने जो है, अगर हम देखें 28 लाख मैट्रिक टन्स जो है एप्पल्स एनुअली प्रोड्यूस करता है इंडिया, जिसमें कि जम्मू कश्मीर अकेला ही 20 लाख मैट्रिक टन जो है प्रोड्यूस करता है। एप्पल की इकॉनमी लगभग 12,000 करोड़ की है जम्मू कश्मीर में, 4500 करोड़ की है हिमाचल प्रदेश में। तो एप्पल ग्रोअर्स जो है वो वरीड हैं कि ओवरलैप आएगा न्यूजीलैंड के एक्सपोर्ट विंडो में और इंडिया के ऑफ सीज़न मार्केट में। तो जो एप्पल जो हार्वेस्ट होते हैं जुलाई से लेकर नवंबर के पीरियड में, जो ऑफ सीज़न जो उस टाइम पर ऑफ सीज़न सेल चलती है जो कोल्ड स्टोरेज पर डिपेंडेंट है, लेकिन न्यूजीलैंड में जो है
उस समय पर फ्रेश एप्पल्स की सप्लाई आएगी, तो इंडियन फार्मर जो है उस टाइम पर स्टोर्ड प्रोड्यूस बेच रहे होंगे, तो लोअर इंपोर्ट ड्यूटी से क्या होगा कि फॉरेन एप्पल्स जो है वो चीप हो जाएंगे डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि ड्यूटी कट जो है वो अप्रैल से अगस्त में एप्लीकेबल होगा, तो ग्रोअर्स को लग रहा है, एप्पल ग्रोअर्स को, कि उसकी वजह से उनको सिग्निफिकेंट लॉसेस होंगे ड्यूरिंग पीक मार्केटिंग पीरियड्स, ठीक है। तो जो हिमाचल प्रदेश के ग्रोअर्स हैं या जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने कहा कि चीपर इंपोर्ट्स की वजह से उनके डोमेस्टिक प्राइसेस जो है वो सफ़र करेंगे और मार्केट शेयर उनका कम होगा। इससे फार्मर जो है वो सबसे ज़्यादा हिट होंगे ड्यूरिंग ऑफ सीज़न। तो एप्पल प्रोडक्शन जो हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में है, वो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज, इरेटिक वेदर, रिड्यूस स्नोफॉल से सफ़र कर रही है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज आने की वजह से सर्ज हो रही है प्लांट डिसीजेज़ में भी, और कुछ लॉजिस्टिकल डिसरप्शंस भी हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड्स की वजह से जो है हाईवेज बंद रहते हैं सीज़न में, तो उसकी वजह से जो है ये कई तरह के ट्रक्स फंसे रह जाते हैं ड्यूरिंग पीक हार्वेस्ट सीज़न, ठीक है। तो फार्मर ग्रुप्स ने इसीलिए डिमांड किया है कि 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाए फॉरेन एप्पल्स पर, और जुलाई से नवंबर के पीरियड में इम्पोर्ट बैन हो, स्पेशल कैटेगरी प्रोटेक्शन हो और उनको हायर सब्सिडीज़ दी जाएँ। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। ये टॉपिक आपके जो है गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने अपना रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया है डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। तो ये इंडिया का पहला ग्लोबली एंकर्ड इंडेक्स है, डेवलप किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के साथ मिलकर, जेएनयू ने, आईआईएम मुंबई और डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर ने। लगभग 154 कंट्रीज़ को इंडेक्स कवर करेगा और उनको रैंक करेगा, असेस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, सोशल वेलबींग, एनवायरमेंटल स्टेवर्डशिप और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक तरह से ग्लोबल डायलॉग जो है एथिक्स पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल लीडरशिप पर ये एक तरह से इनिशिएट करेगा, और एक मोर बैलेंस्ड व्यू देगा, वैल्यू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग देगा नेशनल परफॉर्मेंस की ऑन ग्लोबल स्टेज। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि इंडिया मेजर ग्लोबल पावर से इंगेज तो रहता है, लेकिन जो ईएफ है, जो डेवोस में हो रहा है, उस पे वो एंगेज नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ का प्लेटफॉर्म है। तो डब्ल्यू है क्या? एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो जो है बिजनेस, पॉलिटिकल, सोशल लीडर्स को ग्लोबल चैलेंजेस डिस्कस करने के लिए लेके आता है एक प्लेटफॉर्म पर, और 1971 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। कई तरह के जो ये ग्लोबल कंसर्न्स हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक चैलेंजेस, ग्लोबल सिक्योरिटी, इन सबको एड्रेस करता है ये, और ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फंडेड है बाय डाइवर्स मेंबरशिप, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कामचट का पेनिनसुला। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रशिया का जो फार ईस्टर्न कामचट का पेनिनसुला है, वहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्नोफॉल हो रही है। तो ये फार ईस्टर्न एशिया में, रशिया में आता है, बिटवीन सी ऑफ ओखोत्स्क और पैसिफिक ओशन एंड बेरिंग सी ऑन द ईस्ट। वर्ल्ड का मोस्ट कंसनट्रेटेड एरिया है ये जियोथर्मल एक्टिविटी का। यहाँ पर वॉल्केनोज भी हैं, जिनको जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वन ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुलाज इन द वर्ल्ड है ये। जो कुरील आइलैंड चेन है जापान की, वो इसी की सदर्न टिप से शुरू होती है और जापान के नदन होकाइडो आइलैंड तक जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंक्रीज कर दिया है सेंट्रल सिल्क बोर्ड के फाइनेंशियल अप्रूवल की लिमिट को 1 करोड़ तक, फ्रॉम 50 लाख। तो ये सेंट्रल सिल्क बोर्ड क्या है? स्टेचुटरी बॉडी, 1948 में बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर काम कर दिया, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। प्रिपेयर और फर्निश करती है ऐसी रिपोर्ट्स जो कि सिल्क इंडस्ट्री से रिलेटेड है। क्रिएट करती है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, कंज्यूमर भी है ग्लोबली, और कर्नाटका जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पर्वती गिरी। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उन्होंने रिसेंटली फ्रीडम फाइटर पर्वती गिरी जो है उनको होमेज पे किया है उनकी बर्थ सेंटेनरी पर। तो इनको हम मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न ओडिशा भी कहते हैं। प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थी ये ओडिशा से। इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपनी लाइफ डेडिकेट कर दिया एज अ सोशल वर्कर आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1942 में ये क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एक एजिटेशन किया बारगढ़ कोर्ट में, और लॉयर्स को परसुएड किया कि वो बॉयकॉट करें कोर्ट को अगेंस्ट दी ब्रिटिश। तो ये इंस्पायर्ड थी बाय गांधीयन फिलोसफी, और ये इन्होंने वर्क किया फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रॉडन
till her death. Okay. So now let us see all these topics in English. So the first topic is digital arrest scams. This topic is important for your security section. So India is witnessing a sharp rise in digital frauds, particularly the phenomena of digital arrest scams, leading to massive financial losses and erosion of trust in digital payments. In response, a high-level interdepartmental committee constituted by Ministry of Home Affairs is examining systemic solutions. So first of all, let's understand what is digital arrest scams. So fraudsters impersonate law enforcement officials via video calls. Victims are kept under psychological pressure for hours and they are coerced into transferring money to mule accounts. Victims across India are believed to have collectively lost nearly 3,000 crore due to digital arrest scams. And what are the key proposals by this interdepartmental committee? An emergency kill switch button must be embedded in UPI apps or banking or payment applications. Once activated, all banking and financial transactions will be instantly frozen. This will create last mile consumer protection and real time intervention in fraud scenarios. So, the committee is also recommending that we have to explore systems to identify suspicious transactions, prevent instant splitting of funds into multiple mule accounts, and there is also one proposal to introduce insurance coverage for fraud related losses in banking. So this IDC is chaired by Special Secretary of Internal Security of Ministry of Home Affairs, and it involves representatives from several ministries. So as per RBI, 23,879 fraud cases involving an amount of about 34,000 crore rupees was witnessed during 2024-25 period. RBI's Payment Vision 2025 report proposed studying the feasibility of setting up a digital payment production fund to provide security cover to defrauded customers. So this insurance pool model is also being explored, which will be backed by contributions from banks, insurers, and supported by regulatory frameworks. And this will be similar to terrorism insurance pools in several countries. Such a structure would help manage tail risks while keeping premiums affordable. So, what are the key challenges and way ahead? So, avoid misuse or accidental triggering of the kill switch. Uniform adoption across banks, UPI platforms, and fintech apps. Risk of reduced consumer vigilance if insurance is guaranteed. RBI, IRDA, Ministry of Information Technology, and banks must act in sync. And current cyber insurance is inadequate for social engineering frauds. So, therefore, create a fraud insurance pool under IRDA leadership. So the next topic is import duty on apples. This topic is important for your economy section. Himachal Pradesh CM has urged the centre to raise import duty on foreign apples from 50% to 100% and impose a seasonal ban on imports from July to November to protect about 2.5 lakh apple farmers. Apples account for about 80% of the state's fruit output. The demand follows the centre's decision to cut import duty on New Zealand apples to 25% for April to August period under the India and New Zealand FTA. Jammu and Kashmir has echoed similar concerns. India has reduced import duty on New Zealand apples from 50% to 25% under a quota system. The quota starts at 32,500 tons in the first year and rises to 45,000 million tons by the sixth year. Imports must meet a minimum import price of $1.25 per kg, while shipments beyond the quota will continue to attract the higher 50% duty. So, India produces about 28 lakh metric tons of apples annually. Jammu Kashmir dominates the output with about 20 lakh million tons, followed by Himachal Pradesh at 5 to 6 lakh million tons. The remaining production comes from Uttarakhand and a few northeastern states. The apple economy is valued at roughly 12,000 crores in Jammu Kashmir and 45,000 crore. 4,500 crore in Himachal Pradesh. So apple growers are worried that there will be overlap between New Zealand's export window and India's off-season market. Apples are harvested between July and November in India, while off-season sales depend on cold storage. And New Zealand will be harvesting apples between January, February, and May, which would allow it to supply fresh apples when Indian farmers sell stored produce. Farmers warn that lower import duties will make foreign apples cheaper than domestic produce, directly affecting sales. Since the duty cut applies from April to August, growers fear significant losses during peak marketing periods.
Apple growers from Himachal Pradesh and Jammu Kashmir argue that cheaper imports will depress domestic prices, reduce the market share. It will hit farmers hardest during the off season. Apple production in HP and JNK has been hit hard by climate change, erratic weather, and reduced snowfall, and this has weakened the orchids and lowered productivity. Changing climate conditions have also led to a surge in plant diseases. In 2023, Himachal's apple output fell by about 28%, lower than 2022. Logistical disruptions are also there, which is because of the landslides that lead to prolonged closure of the highways. So therefore, farmers groups have demanded 100% import duty on foreign apples, a July to November import ban, special category protection, and higher subsidies. So the next topic is Responsible Nations Index. This topic is important for your governance section. So India has launched the Responsible Nations Index at Dr. Ambedkar International Center, New Delhi. So this is India's first globally anchored index. It is developed by the World Intellectual Foundation in collaboration with Jawaharlal Nehru University, IIM Mumbai, and Dr. Ambedkar International Center. This index will cover 154 countries, and this it is designed to assess countries on the basis of responsible governance, social well-being, environmental stewardship, and global responsibility. This aims to promote a global dialogue on ethics, responsibility, global food security, and sustainable leadership in international affairs. And it is expected to contribute to a more balanced and value based understanding of national performance on the global stage. So the next topic is World Economic Forum. This topic is important for your international relations. Union Minister Ashwini Vaishnav has recently clarified while India remains engaged with major global powers, World Economic Forum at Davos is just a platform for the exchange of ideas rather than a venue for formal group-to-group trade negotiations. What is WEF? It's an international non-profit organization which brings together business, political, and social leaders to discuss global challenges. It was established in 1971 and it addresses major global concerns like climate change, economic challenges, and global security. It is funded by its diverse membership, which also includes prominent global figures. So the next topic is Kamchatka Peninsula. This topic is important for your uh, international relations and environment section. Russia's far eastern Kamchatka Peninsula is reeling under extreme and record-breaking snowfall. It lies in far eastern Russia between Sea of Okhotsk in the west on the west and Pacific Ocean and Bering Sea on the east. It is one of the world's most concentrated areas of geothermal activity. It contains the volcanoes of Kamchatka, a UNESCO World Heritage Site. It is one of the largest peninsulas in the world. The Kuril Island chain runs from the southern tip of this peninsula to a short distance from Japan's northern Hokkaido Island. So the next topic is Central Silk Board. This topic is important for your economy section. So government has increased the Central Silk Board's financial approval limit to 1 crore from 50 lakh by amending Rule 22 of the Central Silk Board rules. So it's a statutory body established in 1948. It works under the administrative control of Ministry of Textiles. Its headquarters is in Bengaluru. It advises the central government on all matters relating to the development of silk industry. It aims to prepare and furnish reports related to the silk industry and create greater opportunities for the gainful employment and improved levels of income in sericulture. So in India, uh, the state of Karnataka is the largest producer of silk, and India is the second largest producer and consumer of silk globally also. So the next topic is Parvati Giri. This topic is important for your art and culture section. PM Modi has recently paid homage to freedom fighter Parvati Giri on the occasion of her birth centenary. So she is also known as the Mother Teresa of Western Odisha, and she is a prominent freedom fighter from Odisha. She fought for the independence of India after independence, and then she dedicated her life as a social worker. In 1942, she was in the forefront of agitation of Quit India movement. She also staged an agitation at Bargad Court to persuade the lawyers to boycott the erstwhile court in defense of the British. She was inspired by the Gandhian philosophy and she worked for the poor and downtrodden till her death. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.